नमस्कार दोस्तों, राजमन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 9वीं क्षितिज गद्य खंड का पाठ 2 ल्हासा की ओर। इस वीडियो में हमको उसका प्रश्न उत्तर देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से भी आप कनेक्ट रह सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? दोस्तों, अगर आप कहानी पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इसका उत्तर देखते हैं कि इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। पहली बार लेखक के साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की वहां जान पहचान थी, पर 5 साल बाद बहुत कुछ बदल गया था। भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। उन्हें बस्ती के सबसे गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। यह सब उस समय के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव के कारण ही हुआ होगा। वहाँ के लोग शाम होते ही छंड पीकर होश खो जाते थे और सुमति भी साथ नहीं थे। दोस्तों, अर्थात यहाँ बताया गया है कि स्थिति पहले क्या थी और बाद में क्या हुई, कैसी व्यवस्थाएं बदल गईं। तो अगर आपको प्रश्न को लिखना है दोस्तों, तो वीडियो को रोक करके आप प्रश्न जरूर लिखिएगा, उत्तर जरूर लिखिएगा। और चलिए देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो उत्तर है दोस्तों, उस समय के तिब्बत में हथियार रखने से संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। साथ ही वहाँ अनेक निर्जन स्थान भी थे जहाँ न पुलिस का प्रतिबंध था न खुफिया विभाग का। वहाँ डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। दोस्तों, तिब्बत में बताया गया है कि तिब्बत में आपको कोई भी रोक नहीं है, आप कुछ भी लेके चल सकते हैं। अर्थात आप बंदूक पिस्तौल आप रख सकते हैं और कोई भी डाकू किसी भी यात्री को मार सकता था, तो इसीलिए यात्रियों को भय बना रहता था। हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों के से किस कारण पिछड़ गए थे। तो उत्तर है, लंकोर के मार्ग में लेखक का घोड़ा थोड़ा धीमे चलने लगा था, इसलिए वे अपने साथियों से पिछड़कर रास्ता भटक गए। दोस्तों, बताया गया कि लंकोर अपने साथियों से क्यों पीछे हो गए थे, क्योंकि उनका घोड़ा थोड़ा थककर धीमे चलने लगा था। तो दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं। लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। उत्तर होगा कि लेखक ने सेकर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार लेखक एक मंदिर में रखी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियां पढ़ रहे थे। वे इसे पढ़ने में मगन थे, इसीलिए सुमति को यजमानों के पास जाने से रोकने का प्रयास नहीं किया। दोस्तों, आप वीडियो रोक के अपना उत्तर लिखते रहिएगा और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। 5वां प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है कि लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक जब दोस्तों यात्रा कर रहे थे तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आई थी, तो लिखा गया है पहली कठिनाई उनको सामना करना पड़ा जो है, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्हें भिखमंगे के रूप में यात्रा करनी पड़ी। अर्थात दोस्तों की तिब्बत यात्रा कोई भारतीय नहीं कर सकता है, इसलिए लेखक भिखमंगे का रूप धारण करके यात्रा करने गए थे। ये उनकी पहली कठिनाई थी जो वो सामना किए थे। और दूसरी कठिनाई थी कि चोर के डर से भिखमंगों को वहाँ के लोग घर में घुसने नहीं देते थे। इसी कारण लेखक को भी ठहरने के स्थान को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों वहाँ चोर लोग समझते थे, एक दूसरे के लोग चोर के डर से किसी को कोई अपने घर में नहीं रहने देता था, इसलिए उनको जगह अपने रहने के का व्यवस्था करने के लिए बहुत परेशानी हुई। अगला परेशानी है कि ढांडा थोंगला जैसी खतरनाक जगह को पार करना पड़ा। लंकोर का रास्ता तय करते समय रास्ता भटक जाने के कारण वे अपने साथियों से बिछड़ गए। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि उस समय तिब्बती समाज में छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थीं। औरतें पर्दा नहीं करती, कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता था, परंतु भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते थे। यही वहाँ की समाज था, ऐसा ही तिब्बत में हुआ करता था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हमको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प इसके लिए सही है, इस प्रश्न के लिए कौन सा विकल्प सही बैठेगा। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न होगा कि मैं सब अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। अर्थात मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसका हमको विकल्प चुन के बताना है। तो पहला विकल्प है लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया। दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। तीसरा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें हैं। चौथा है कि पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छिपा था। अब हमको सही विकल्प चुनना है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर होगा कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, अर्थात हमारा क ऑप्शन सही होगा। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। 8वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप समुचित के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों उत्तर होगा कि सुमति के परिचय और सम्मान का दायरा बहुत बड़ा है। वे व्यवहार कुशल तथा मिलनसार व्यक्ति थे, इस कारण उनके कई मित्र थे। वह कई बार तिब्बत आ चुके थे और वहाँ के हर गांव से पूरी तरह परिचित थे। तो दोस्तों आप वीडियो रोक के अपना उत्तर लिखते रहिएगा और बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है कि हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करिए। दोस्तों आपको यहाँ पे बात दी गई है, ये आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, ये आपको उत्तर में लिखना है। तो दोस्तों हम अपना उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा कि हम
जब किसी से मिलते हैं तो सामान्यतः वेशभूषा से उसकी पहचान करते हैं। सही बात है ना दोस्तों। आपसे कोई अगर दिखता है तो पहले आप उसका रहन सहन देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, ये किस कुल का है किस कुल का नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो कम होता है। आगे है कि हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे दुत्कारते हैं। दोस्तों ये आज भी होता है कि हम भिखमंगों को अपने पास बैठाना नहीं चाहते हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो गरीब लोगों से भी प्यार करते हैं। आगे है कि लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर बिहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। आगे है कि मेरे विचार से यह अनुचित है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं। हम वेशभूषा के आधार पर भले बुरे की पहचान करते हैं, परंतु अच्छी वेशभूषा में कुत्सित विचार वाले लोग भी हो सकते हैं। गरीब व्यक्ति भी चरित्र में श्रेष्ठ हो सकता है। वेशभूषा सब कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ बताया गया है कि हम कपड़े से कुछ नहीं बता सकते कि ये इंसान कैसा है। एक गरीब व्यक्ति भी दिल का अच्छा हो सकता है। अच्छे पहनावा वाला भी कभी आपको धोखा दे सकता है। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। दोस्तों हमारा उत्तर होगा कि तिब्बत एक पहाड़ी प्रदेश है जिस कारण वह यहाँ बर्फ़ पड़ती है। इसकी सीमा हिमालय पर्वत से शुरू होती है। डांडे के ऊपर से समुद्र तल की गहराई लगभग 17 या 18 हज़ार फीट है। पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखते हैं। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ पर न तो बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ पत्थरों का ढेर है। दोस्तों ये यहाँ का चित्र बताया गया है। शब्द चित्र हमें लिखना था कि वहाँ का वातावरण या फिर वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी थीं। दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप वीडियो को रोक करके अपना उत्तर ज़रूर लिखते रहें। दोस्तों देखते हैं हमारा 12वां प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में महादेवी वर्मा द्वारा रचित मेरे बचपन के दिन संस्मरण हैं। संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखिका के बचपन की यादों का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यात्रा वृत्तांत तथा संस्मरण दोनों ही गद्य साहित्य की विधाएं हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न हैं। यात्रा वृत्तांत किसी एक क्षेत्र की यात्रा के अपने अनुभवों पर आधारित है तथा संस्मरण जीवन के किसी व्यक्ति विशेष या खास स्थान की स्मृति पर आधारित है। संस्मरण का क्षेत्र यात्रा वृत्तांत से अधिक व्यापक है। दोस्तों ये होता है हमारा उत्तर पूरा। और देखते हैं थोड़ा सा और आगे बचा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। भाषा अध्ययन का 13वां प्रश्न है कि किसी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे कि सुबह से पहले हम गांव में थे, इसको हम कैसे कह सकते हैं? पाँव फटने वाला था कि हम गांव में थे। चारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीकों में लिखिए। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे पीछे आगे जा रहा है या पीछे। इसको दो तरह से हमको इस सेंटेंस को हमको दो तरह से लिखना है। इस सेंटेंस को हम किस किस तरह से कह सकते हैं? तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह पता नहीं चल पा रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे।
अर्थात ये भी हम लिख सकते हैं कि अब पता ही नहीं चल रहा था कि घोड़ा चल भी रहा है या नहीं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कभी लगता था घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था घोड़ा पीछे जा रहा है। दोस्तों, हमारा 14वां प्रश्न आता है कि ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी क्षेत्र विशेष में प्रयोग होते हैं उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढ के लिखिए। इसमें हमको आंचलिक शब्द ढूंढ के लिखना है। दोस्तों देखते हैं, उत्तर होगा कूची का, कूची भी हो सकता है, बीठा, थुक्पा, खोटी, राहदारी। ये सब हमारे आंचलिक शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 15वें प्रश्न की ओर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। इसमें पूछा गया कि पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः मोटे, अच्छे और विशाल शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में से उनकी विशेषता उभर कर आती है। पाठ में से कुछ ऐसे ही शब्द छांटिए जो किसी की व्यवस्था बता रहे हों, जैसे कि बहुत पिछड़ना, धीमे चलना, कड़ी धूप, खुफिया विभाग। ये सब एक दूसरे की विशेषता बता रहे हैं। दोस्तों यहाँ होता है हमारा लहासा की ओर चैप्टर ख़त्म। दोस्तों मुझको लगता है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।